हम पढ़ेंगे क्रिया। उससे पहले हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे क्या है? विकारी हैं। विकारी जो लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया संज्ञा का पद परिचय, विशेषण का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। पहले क्रिया की परिभाषा, उसके भेद, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया का पद परिचय। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम। क्या है क्रिया? क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मान लो कोई भी शब्द है, जैसे अब मैं लिख रही हूँ तो लिखना भी क्या है? क्रिया है। पढ़ रही हूँ तो पढ़ना भी क्या है? क्रिया है। खाना, सोना, चलना, उठना, बैठना, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना, संरचना या बनावट के आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएगा? वही सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, इसको प्रयोग के आधार पर। दूसरा हम कर्म के आधार पर भी बता सकते हैं। कर्म के आधार पर मतलब प्रयोग के आधार पर और कर्म के आधार पर एक ही है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया है, उसमें ये दो पार्ट हो जाते हैं, एक कर्मक और दूसरा हो जाता है द्विकर्मक। अब आप देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। स मतलब साथ, कर्म कर्म के साथ हो जाएगी वो हो जाएगी सकर्मक, और जो कर्म के साथ नहीं होगी, क्या है? उपसर्ग है, अकर्मक। मतलब जो कर्म के साथ नहीं है वो क्रिया है, होती है अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वो क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जिन क्रियाओं में कर्म होता है, जो कर्म के साथ आती हैं, वो क्रियाएं क्या कहलाती है? सकर्मक। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद हो जाते हैं, एक एकर्मक और दूसरा द्विकर्मक। यानी जिनमें एक कर्म होता है वो एकर्मक क्रियाएं, जिनमें दो कर्म होते हैं या एक से अधिक कर्म होते हैं वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। दूसरा, अब इधर देखिए हम रचना या बनावट के आधार पर, तो इसमें एक तो आ जाती है संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु,
नाम धातु क्रिया। तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। और चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। ये सारी क्रियाएं आप प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हुई हैं उन सब में पढ़े हुए हैं। 7th 8th 9th तक नहीं पढ़ा होगा, 6 7th 8th में ये सारी क्रियाएं जब आपने पढ़ी होंगी तो उनके भेद भी आपने पढ़े हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे अब कर्म के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कंफ्यूज मत होना भाई कि प्रयोग के आधार पर कौन से है। रचना मतलब जिसके जो बनती है वो रचना या बनावट के आधार पर, और प्रयोग करके या कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है वो दो पढ़े हमने। या इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर। पहला अकर्मक क्रिया पढ़े। सीधी सी परिभाषा है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है या जो क्रियाएं कर्म रहित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा सो रहा है। अब इसमें देखिए बच्चा क्या है, कर्ता, क्रिया क्या कर रहा है, सोने की, ये क्रिया हो गई। अब क्या क्रिया कर रहा है, सो रहा है, लेकिन हमारे पास उत्तर नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया हमेशा कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा मैं कह रही हूँ खिलाड़ी या धावक दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। कौन सा काम करना है, दौड़ने का। तो अब कौन है, करता है और क्रिया है, इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म क्या है, विलुप्त है, कर्म नहीं है इसमें। तो ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी, अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरा हम देखिए सकर्मक क्रियाएं, रोना है, सोना है, दौड़ना है, भागना है, चलना है, ये सारी क्रियाएं क्या है, आपकी अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म होता है या जो क्रियाएं कर्म के साथ आती हैं वो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आप देखेंगे कि आप पहचान कैसे करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उसमें जो क्रिया का प्रभाव होगा वो सीधा किस पर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी कहा बच्चा दौड़ रहा है, सो रहा है, कौन सो रहा है, बच्चा। सोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा। यानी वहाँ जो हो गया वो कर्ता और क्रिया होगी, और यहाँ पर जो क्रिया के व्यापार का फल पड़ेगा यानी क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। अब आप अपन देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मोहन
पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन है वो करता है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो किसका काम करेगी? कर्म का काम करेगी, क्योंकि पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? पुस्तक के ऊपर हो रही है। दूसरा देखो, दादी कहानी सुनाती है। यहाँ पर दादी क्या सुनाती है? कहानी। अब आप देखेंगे कि क्रिया से पहले क्या लगाकर जब हम देख रहे हैं तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है। और कर्म जब मिलता है तो कैसी क्रिया हो जाती है? सकर्मक हो जाती है। अब आप देखेंगे कि इसकी पहचान करने के लिए क्या सभी में क्या लगाकर देखना पड़ेगा? नहीं। क्या हमेशा निर्जीव के साथ लगाएंगे आप, और किसे या किसको वो लगाएंगे सजीव के साथ। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब इसमें आपने देखा कि अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अपने पास दो कर्म है, या फिर इसको हम हटाते हैं। अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, तो यहाँ पर पढ़ाना क्या है? क्रिया। बच्चे क्या हैं? सजीव है, निर्जीव है? सजीव है। सजीव के साथ मैंने क्या बताया था? क्या लगाएंगे? किसे या किसको? तो किसको पढ़ाया? बच्चों को। तो सजीव के साथ अब ये जो कोपरसर्ग है, इसका भी देखो आप क्या फंडा है कि जो कोपरसर्ग है वो हमेशा सजीव के साथ आएगा, निर्जीव के साथ कोपरसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। निर्जीव के साथ कोपरसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा सजीव के साथ कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हमने जो सकर्मक क्रिया है उसमें एक तो पढ़ा है एक कर्मक, और दूसरा पढ़ा है द्विकर्मक। दो भेद बताए ना मैंने। एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। अब इसमें एक कर्म वाला तो ये है, जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, नानी ने कहानी सुनाई। नानी ने कहानी सुनाई, ये एक कर्म है। इसमें नानी ने कहानी सुनाई, तो सुनाना क्या है? क्रिया है। नानी क्या है? करता है। ठीक है, ये परसर्ग है। तो यहाँ पर जो कहानी है वो क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर कितने कर्म आ रहे? एक कर्म। तो जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? एक कर्मक क्रियाएं। जैसे अंजलि ने पत्र लिखा, तो अंजलि करता है। ने आपका क्या है? परसर्ग है। और पत्र आपका क्या है? कर्म है। लिखा आपका क्या है? क्रिया। तो जिन क्रियाओं में आप देख रहे हैं, जिन क्रियाओं में एक कर्म आता है
यहाँ लिखेंगे हम कर्ता, कि जिन क्रियाओं में एक कर्म आता है वो क्रियाएं कैसी होती है, एक कर्मक की। ठीक है, अब आप देखेंगे ने। आपने देखा कि ने परसल का प्रयोग कब किया जाता है, भूतकाल में। ने परसल का प्रयोग किया जाएगा, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने परसल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर बना रही है, इससे पता चल रहा है ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। ठीक है, खाना क्या है, कर्म, और ये क्रिया है ही, क्रिया के जिस पता चल रहा है क्रिया कौन से समय में हो रही है, वर्तमान काल में। माँ क्या है, कर्ता। तो यहाँ पर ने परसल का प्रयोग नहीं किया गया है। ने परसल का प्रयोग हमेशा किस में होगा, भूतकाल में होगा। अब इसी को हम बदल दें, माँ ने खाना बनाया, तो जो बनाया शब्द जो क्रिया है, इससे पता चल रहा है ये कब हो रहा है, कौन सी क्रिया कौन से काल में हो रही है, भूतकाल में। तो भूतकाल में हमेशा ने परसल का प्रयोग किया जाता है। और हमने अभी पढ़ा को परसल का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, सजीव के साथ। निर्जीव के साथ को परसल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। ये तो हो गई एक कर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि नाम से ही बोधित हो रहा है कि भाई जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब दो। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वो क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। ठीक है, दूसरा है अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सजीव होते हैं उनके साथ को परसल का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ को परसल का प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल में ने परसल का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने परसल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर नानी कर्ता, बच्चे कर्म, कहानी कर्म, सुनाई क्रिया, को परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह भी जिसको हम बोलते हैं कारक का परसर्ग जो होता है। तो अब मैंने बताया कि को किसके साथ है, सजीव के साथ। निर्जीव के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपके पास दो कर्म है तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो अध्यापक कर्ता, एक कर्म तो ये हो गया, दूसरा कर्म क्या हो गया, ये हो गया। पढ़ाया क्या है, क्रिया है। क्लियर। अब इसमें दो कर्म होते हैं, अब ध्यान रखना आप, इसमें एक तो होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म।
जो मुख्य कर्म होता है वह क्रिया के पास में होता है। ध्यान रखना, अधिकतर जो निर्जीव कर्म होता है वह क्रिया के पास होता है, जो सजीव होता है वो क्रिया से दूर होता है। किस कंडीशन में? द्विकर्मक क्रिया में। ठीक है, तो इसमें जो सजीव होगा उसके साथ को लगा रहेगा, जो निर्जीव होगा उसके साथ को लगा हुआ नहीं होगा। ये दो शर्त होती है कि एक तो वो क्रिया के पास में पाया जाएगा जो मुख्य कर्म होगा वो, और वह कोपरसर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से दूर होता है और प्राय कोपरसर्ग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो आपके हो गए कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, यानी जिन क्रियाओं पर जिस क्रिया को जिस कार्य का जो सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर। और जो कर्म होता सकर्मक क्रियाएं होती हैं उन पर जो क्रिया के व्यापार का फल होता है, यानी क्रिया का जो फल होता है, क्रिया का किए जा रही है वो किस पर की जाती है? कर्म के आधार पर। उसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं में दो कर्म होता है वो द्विकर्मक क्रिया। अब आगे हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर, संरचना, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है संयुक्त क्रिया। आप तो सिर्फ मोटा मोटा पढ़ लो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप क्या कर सकें कि भाई आपको पहचानने में आसानी रहे। पद परिचय जब आपसे करवाया जाए तो आप उसको ध्यान से कर सकें। तो जो संयुक्त क्रिया होती है वह दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हुई होती है। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, मेल खाना, मिलना। ये क्या है? संयुक्त है सारे। हमने वाक्य भी पढ़े हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, और वो किससे जुड़ जाते हैं? योजक से जुड़ जाते हैं। तो वो वाक्य कैसा बन जाता है? संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो जो संयुक्त क्रिया होती है वो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हुई होती है। अब आप पूछेंगे मैम धातु क्या है? ये जो मेटल है वो धातु नहीं है कि आप भाई सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये समझ रही है, धातु नहीं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप जैसे खाना शब्द है, ठीक है, इसमें मूल रूप क्या है? खा। सोना में सो, जाना में जा, मिलना में मिल, खिलना में खिल, खेलना में खेल। ये सारे क्या है? मूल रूप है। क्रिया का धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो जो संयुक्त क्रिया होती है वह दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। जैसे मैं उदाहरण लिखूं आपके पास, मैं सारी रात बैठकर पढ़ रहा था। ठीक है। दूसरा है अब वह स्कूल जाने लगा है। अब वह स्कूल जाने लगा है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो है इसमें पढ़ रहा था, मैं सारी रात बैठकर पढ़ रहा था। तो इसमें एक तो पढ़ना और एक रहना, दो क्रियाएं हो रही है। यहाँ जाना और लगा। तो ये जो मूल रूप से एक तो जा हो गया और एक लगना, ये हो गया लग, और एक पढ़ और एक रहना। तो दो के धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनती है वो आपकी क्या उनसे क्रियाएं होती है? संयुक्त क्रिया होती है। आप चिंता मत करें। आप डाउट क्लास में भी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी, अभी बता रही हूँ कि मान लो वो क्रिया का पद परिचय करवाएगा तो वो इस तरह क्रिया को रेखांकित करेगा। वो हम जब पद परिचय पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर?
दूसरा आते हैं हम दूसरे उस पर। अब मैंने दूसरी क्रिया जो बताई थी वो बताई थी आपको संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के योग से बनती हैं। वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। जैसे 60 से सठियाना, लाद से लतियाना, बात से बतियाना, हिन हिन से हिन हिनाना, ये सारे आपके क्या हैं 60 विशेषण हो गया। लाद, जूता से जुतियाना, ठीक है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नाम धातु क्रिया होती है। तीसरा देखो पूर्वकालिक क्रिया। अब इसकी परिभाषा से बेटा देखो, सब में नाम धातु, नाम मतलब संज्ञा, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, वे क्रियाएं जो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि से मिलकर बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। और जो संयुक्त क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक मूल मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती हैं, वो आपकी संयुक्त क्रियाएं होती हैं। तीसरा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया में पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, एक प्रत्यय इसमें पूर्व काल, पूर्व प्लस काल प्लस एक, इसको हम तोड़ेंगे तो पूर्व प्लस काल प्लस एक। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, एक आपका क्या है प्रत्यय। यानी जो क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले आती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब जैसे उदाहरण देखो, वह नहाकर बाजार जाएगा। अब इसमें देखो वह नहाकर बाजार जाएगा, तो नहाकर एक क्रिया तो ये हो गई और दूसरी क्रिया हो गई जाएगा। तो मुख्य क्रिया तो कौन सी है, जाना, ये तो आपकी क्या है मुख्य क्रिया है। लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया की उसने, नहाने का। तो ये क्रिया इस मुख्य क्रिया से पहले हो रही है, पूर्व मतलब पहले हो रही है ना ये। तो ये जो क्रिया होगी नहाकर, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण हम देखें, उदाहरण देखो, बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, इसमें एक तो पीकर, एक सो जाना। ठीक है, अब इसमें सोना था मुख्य क्रिया तो, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया हो रही है, पीकर। तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। इसकी पहचान करने के लिए सीधी सी बात है, इसके पीछे क्या लगा रहता है, कर लगा रहता है। नहाकर, जाकर, पीकर, खाकर, सोकर, ये सारे आपकी कौन सी क्रियाएं हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं। फिर लास्ट बच गई आपकी
प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरक होता है और एक प्रेरित होता है। भाई प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देना। अब जैसे प्रेरणार्थक क्रिया तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रेरक और दूसरा होता है प्रेरित। अब भाई आपसे मैं पाठ पढ़वाने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ तो आप तो प्रेरक हैं, और मैं तो प्रेरणा दे रही हूँ और प्रेरित आप हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके, की परिभाषा हो जाएगी इसकी। परिभाषा मैं इसलिए बता रही हूँ ओरली, क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पढ़नी है, आपको तो समझना है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कपड़े धुलवाए, ठीक है। तो यहाँ पर माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, यहाँ माँ स्वयं कार्य, माँ क्या है? स्वयं करता है, माँ है वो प्रेरक है और नौकर है वो क्या है? प्रेरित है। अब यहाँ पर माँ स्वयं कार्य न करके किससे करवा रही है? नौकर से। मैंने कहा अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, तो इसमें अध्यापक स्वयं कार्य न करके किससे करवा रहा है? छात्र से करवा रहा है। इसने खुद ने नहीं किया ये काम, किससे करवाया? छात्र से। तो यहाँ पर जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसमें बाद में देख लेना, आप धुलवाए, पढ़वाया, करवाया, ये जो शब्द होते हैं उसमें तो पूर्वकालिक में तो कर आएगा, इसमें वाया, ये सारे आपके क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? आपको ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम देखेंगे? क्रिया का पद परिचय। भाई हमने मेन क्रिया किसके लिए पढ़ी है? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? पद परिचय। ये सारे हमने इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको पहचान हो सके कि क्रिया किसे कहते हैं। प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय कराने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो विकारी शब्द है, जो लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हम देखेंगे भेद, ठीक है। दूसरा देखेंगे लिंग, तीसरा देखेंगे वचन, चौथा देखेंगे काल, भाई कौन क्रिया कौन से समय में हो रही है वो तो बताएंगे, और एक आप देखेंगे वाच्य। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो भाई पढ़ता है इसको रेखांकित कर दिया मैंने, और मैंने बोल दिया कि इसका पद परिचय करो। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिया का भेद है। अब आप देखो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, सकर्मक क्रिया है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सकर्मक क्रिया।
वचन क्या हो जाएगा? एक वचन। लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। काल कौन सा है? वर्तमान काल। क्लियर? इसी तरह कोई दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। वह पढ़कर सो गया। ठीक है, मैंने पढ़कर को रेखांकित कर दिया, ये भी क्रिया है। हमने कहा था जिनके पीछे कर लगा रहता है, जो मुख्य क्रिया से पहले आ जाती है, कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, क्रिया कब हो गई? सो गया, भूतकाल। वह पढ़कर सो गया, तो ऐसे भूतकाल ये आपका काल हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्रिया का पद परिचय देना है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको रिटर्न में नीचे भेजूंगी, वीडियो के नीचे। वो सारे जो वाक्य जिनको रेखांकित करूंगी मैं क्रिया को, उन सबको आपको करना है। फिर जो उनको करके होमवर्क नोटबुक में करके डाउट क्लास में उसी डाउट को हम क्लियर करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसे पूछ लेना। अब ये जो पद परिचय का टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।